हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगी और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। जो एग्ज़ाम्स आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उनके लिए आप अच्छे से मॉक्स लगा रहे होगे, मॉक्स को एनालाइज कर रहे होगे और उसके अकॉर्डिंगली इंप्रूव भी कर रहे होगे, अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव कर रहे होगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर रहे होगे। साथ ही आप इंग्लिश सेक्शन के लिए भी स्पेशल वर्क कर रहे होगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब पे ध्यान दे रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है ट्रीपिडेशन, नाउन है। ठीक है, ट्रीपिडेशन क्या होता है? कोई चिंता, कोई डर कि फ्यूचर में कुछ खराब हो सकता है, अनप्लेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस चिंता को, उस वरी को, उस फियर को हम ट्रीपिडेशन कहते हैं, एप्रीहेंशन कहते हैं एंड पर्टर्बेशन भी कहते हैं। ग्रेट वरी और फियर अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट दैट मे हैपन, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होना, बहुत ज़्यादा डर होना कि क्या पता कोई कुछ गलत ना हो जाए, कोई अनप्लेजेंट चीज़ ना हो जाए, तो उसको हम ट्रेपिडेशन, एप्रीहेंशन, पर्टर्बेशन कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इक्विनैनिमिटी एंड पॉइस, दोनों का ही मतलब होता है एक काम डिमीनर। ठीक है, काम मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन है फिर भी आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, आप काम हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब वरी नहीं कर रहे हो, डर नहीं रहे हो, तो वहां पे इक्विनैनिमिटी एंड पोइज वर्ड का हम यूज करते हैं। सेकेंड वर्ड इज प्रेग्नेंट। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव है। प्रेग्नेंट क्या होता है? उस चीज को कहते हैं जो हमें सैडनेस का इमोशन लेके आती है, जो हमें सैड कर देती है। मे बी कोई स्टोरी हमने सुनी, कोई मूवी हमने देखा, कोई सॉन्ग है जो हमें सैडनेस वाली फीलिंग लेके आ रहा है, उसको हम प्रेग्नेंट कहते हैं। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर फीलिंग्स स्पेशली इन अ वे दैट मेक्स यू फील सैड। मूविंग भी कहते हैं, हार्ट रेंडिंग भी कहते हैं। मूविंग भी सेम ही सॉन्ग को, सेम मूवी को, स्टोरी को, किसी भी चीज़ को हम मूविंग कह सकते हैं जो आपको सैड करती है या सैडनेस वाली आप में फीलिंग लेके आती है। हार्ट ट्रेंडिंग भी वही होता है जो आपको सैड कर दे। एंटोनिम्स हो गए प्लेजेंट एंड सूदिंग। प्लेजेंट क्या होता है? जो चीज़ आप में हैप्पीनेस लेके आती है, सेटिस्फैक्शन लेके आती है। सूदिंग जो आपको काम करती है। तो ये दोनों वर्ड्स आपके एंटोनिम्स हो गए प्रेग्नेंट के। थर्ड इज कैंडोर, ये नाउन है। देखो, कैंडर्स क्वालिटी को कहते हैं, किस क्वालिटी को कहते हैं? ऑनेस्ट होने की क्वालिटी को कहते हैं, और उस क्वालिटी को कहते हैं जिससे एक पर्सन ट्रुथ बोलता है, मतलब ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, जो है वही बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऑनेस्ट वे में बात कर रहा है, स्पेशली अबाउट अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सब्जेक्ट। अब देखो, जब भी कोई डिफिकल्ट चीज़ होती है, डिफिकल्ट बात हमें करनी होती है, कोई ऐसी चीज़ पे डिस्कशन करना होता है हमें जो एम्बैरेसिंग होती है, तो हम ऑनेस्टली जो हम सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो एक तबू टॉपिक बन जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या पता सिचुएशन अनकंफर्टेबल ना हो जाए और लोग ऑफेंड ना हो जाए, तो वहाँ पे हम पूरी बात नहीं कर पाते। बट ऐसा पर्सन को सोचो जो उस सिचुएशन में भी ऑनेस्टली जो वो फील करता है वो बोल रहा है, जो ट्रुथ है वो बोल रहा है, तो वहाँ पे उस पर्सन में कौन सी क्वालिटी है? कैंडिड की क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है एंड ट्रुथ बोल रहा है। फ्रैंकनेस भी कह सकते हैं, ओपननेस भी कह सकते हैं। अब एंटोनिम्स हो गया चिकानेरी एंड फ्लैटरी। देखो, चिकानेरी क्या होता है? जानबूझ के ऐसी बातें करना जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए या आप उसको इजीली बेवकूफ़ बना सको। झूठी बातें करना, झूठी वादे करना, उसको चिकानेरी कहते हैं। फ्लैटरी क्या कहते हैं? हद से ज़्यादा प्रेज करना। चापलूसी, जिसका एक बहुत हिंदी मीनिंग हो सकता है फ्लैटरी का, कि आपको सामने वाले से कुछ काम कराना है और आप उसकी मतलब एक के बाद एक बड़ाई किए जा रहे हो, जबकि आपको पता है कि उतना बड़ाई वो डिजर्व नहीं करता, बट आपको उससे काम कराना है, तो वहां पे फ्लैटरी वर्ड का हम यूज करते हैं। फोर्थ इज ऑपर्च्यून, एडजेक्टिव है। ऑपर्च्यून किसको कहते हैं? जो बिल्कुल सही होती है किसी सिचुएशन के लिए, किसी पार्टिकुलर थिंग के लिए, जो उसके सक्सेस में हेल्प कर सकती है, उसको हम ऑपर्च्यून कहते हैं। सूटेबल फॉर डूइंग अ पार्टिकुलर थिंग सो दैट इट इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल, मतलब होता है ना ऑपर्च्यून टाइम किसी चीज़ को करने का। तो ऑपर्च्यून टाइम हम किसको कहते हैं? जो टाइम बिल्कुल सही है, उस काम को करने का जो सूटेबल टाइम है, अगर उस टाइम पे करते हैं तो काम बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा, उसको हम ऑपर्च्यून कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो सूटेबल हो। ऑस्पिशियस भी कह सकते हैं, प्रोपिशियस भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब होता है फिटिंग। सूटेबल, फिटिंग भी कह सकते हो। सूटेबल तो वहां पे है ही लिखा, तो ऑस्पिशियस एंड प्रोपिशियस मतलब होता है फेवरेबल है, फिटिंग है, सूटेबल है, एप्रोप्रिएट है। एंटोनिम्स क्या हो गया? अनटाइमली, इनऑपर्च्यून। अनटाइमली क्या होता है? जो कि टाइम पे ना हो, या जो गलत टाइम है किसी चीज़ को करने का, जब वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इनऑपर्च्यून ऑपर्च्यून का ही ऑपोजिट है, मतलब कि कोई चीज़ को करने का जो गलत टाइम होता है। फिफ्थ इज सिनिकल।
देखो सिनिकल एडजेक्टिव है और एक एटीट्यूड को बताता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बाकी सारे लोग सेल्फिश हैं, कोई भी काम कर रहे हैं अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, तो वो एटीट्यूड जिनके पास होता है उन लोगों को हम सिनिकल कहते हैं। बिलीविंग दैट पीपल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्व्स रादर देन गुड और ऑनेस्ट रीजन। मतलब लोग काम कर रहे सिर्फ खुद की मदद के लिए, मतलब सेल्फिश है, अपने काम के लिए बस कुछ भी कर रहे हैं, उनका कोई गुड या ऑनेस्ट रीजन नहीं है, वो किसी के लिए भलाई नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। मिसेंथ्रोपिक एंड जॉन्डिस्ट भी कह सकते हैं। मिसेंथ्रोपिक जनरली देखो, अब सिनिकल भी पर्सन क्या होता है, वो क्योंकि उसको लगता है कि लोग सेल्फिश है तो लोगों से घुलता मिलता नहीं है। मिसेंथ्रोपिक भी वही होता है, वो लोगों को हेट करता है, डिसलाइक करता है, घुलता मिलता नहीं है। जॉन्डिस्ट भी वही होता है, बस जॉन्डिस्ट में डिफरेंस ये होता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस वैसा होता है लोगों के साथ जिससे उसका ये एटीट्यूड बन जाता है कि लोग सेल्फिश होते हैं। ठीक है, अब इस जॉन्डिस को उस डिजीज से कंफ्यूज मत कर देना जो जॉन्डिस डिजीज होता है। यहाँ पे जॉन्डिस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि ज्यादा घुलने मिलना नहीं लोगों से, अनसोशिएबल। एंटोनिम्स क्या होंगे? ग्रेगेरियस एंड सोशिएबल। ग्रेगेरियस होता है कोई फ्रेंडली पर्सन जो बहुत सोशेबल होता है, सबसे वार्म एंड फ्रेंडली नेचर का होता है, सबसे उसी नेचर से बात करता है, मिलता जुलता है लोगों से। सोशेबल जो सोशलाइज करता है, जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है। सिक्स्थ इज प्लैटिट्यूड्स। प्लूरल है प्लैटिट्यूड का, ये नाउन है, नाउन की प्लूरल फॉर्म है। प्लैटिट्यूड क्या होता है? रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स दैट मे बी ट्रू बट आर बोरिंग एंड हैव नो मीनिंग बिकॉज दे हैव बीन सेड सो मेनी टाइम्स बिफोर। मतलब कोई भी रिमार्क है, कोई कथन है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है जिसको इतनी बार बोल दिया गया है, इतनी बार उसको यूज किया गया है कि अब वो बोरिंग लगने लग गया है और उसका मीनिंग भी अब उतना अच्छा नहीं लगता। क्लिशे भी कहते हैं, ट्रोप्स भी कहते हैं। क्लिशे भी एक ही चीज जो बार बार कही जा रही है, बार बार बहुत टाइम से चल रही है, कि अब तो आपको लगता है कि अरे कुछ नया लेके आओ, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आओ, तो उसको हम प्लैटिट्यूड्स, क्लिशे एंड ट्रोप कहते हैं। एंटोनिम्स इसके हो गए क्वाइनेज एंड नियोलॉगिज्म। क्वाइनेज क्या होता है? कोई नया वर्ड बनाना, कोई नया फ्रेज बनाना। नियोलॉगिज्म भी वही होता है जो नया वर्ड बन के आता है। 7 इज हॉन्चोस, नाउन है। हॉन्चोस हम कहते हैं बॉस को, जो लोग चार्ज में होते हैं, चीफ हो, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उनको हॉन्चोस कहते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होगा? सबऑर्डिनेट है, जो उनके अंडर काम करे, जो डेप्यूटी है, जो उनके अंडर काम करता है। ठीक है, एम्प्लॉइज हो गए, फॉलोवर्स हो गए, वर्कर्स हो गए। 8 इज ऑसिफाइड। यहाँ पे देखो ऑसिफाइड क्या है? ये ऐसे तो वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट ये चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करती है तो इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ऑसिफाइड होता है कोई चीज जो रिजिड है, जो चीज चेंज नहीं हो सकती, जैसी है वैसी ही रहेगी, स्टिफ है, हार्डेंड है। बिकेम और मेड समथिंग फिक्स्ड एंड अनएबल टू चेंज, मतलब इतनी फिक्स हो गई है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं ऑसिफाइड। एंटोनिम्स क्या होगा? फ्लेक्सिबल, अकोमोडेटिंग। फ्लेक्सिबल किसको कहते हैं? जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अकोमोडेटिंग जो दूसरों की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आता है। 9 इज इरिटेंट, नाउन है। इरिटेंट क्या होता है? समथिंग दैट मेक्स यू अनवाइड और कॉजेस ट्रबल। कोई चीज़ जो आपको गुस्सा दिलाती है, आपको चिड़चिड़ा करती है, ट्रबल क्रिएट करती है, उसको हम इरिटेंट कहते हैं। न्यूसेंस एंड हैसल भी कह सकते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होगा? जो आपको अच्छा फीलिंग दिलाए, आपको हैप्पी करे, खुश करे, यानी कि प्लेजर एंड डिलाइट। 10 इज कैलश, एडजेक्टिव है। कैलस हम उसको कहते हैं जिस पर्सन दूसरों की फीलिंग्स की केयर नहीं करता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, उसको बस अपने से मतलब होता है। नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स, पेन और प्रॉब्लम, मतलब दूसरों की फीलिंग्स से, उनके इमोशन से, उनके दर्द से, उनके प्रॉब्लम्स को कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कैलस। उसको हम इनसेंसिटिव भी कहते हैं, इनह्यूमेन भी कहते हैं, जिसमें ह्यूमन की क्वालिटीज ना हो, क्योंकि ह्यूमन क्या होते हैं? कॉम्पैशनेट होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को, पेन को समझते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो इनह्यूमेन होता है। एंटोनिम्स हो गया कंपैशनेट, टेंडर, दोनों का ही मतलब होता है काइंड। कंपैशनेट को भी काइंड कहते हैं, टेंडर को भी काइंड कहते हैं, मतलब जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सके, दूसरों की सिचुएशन को समझ सके, प्रॉब्लम्स को समझ सके, सिंपैथाइज कर सके, एम्पैथाइज कर सके। 11 इज कार्डिनल, एडजेक्टिव है। मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, उसको हम कार्डिनल कहते हैं, की कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? सेकेंडरी माइनर, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा नहीं है, सेकेंडरी नेचर की, माइनर है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है वो। 12th इज कंस्ट्रक्टिव, एडजेक्टिव है। यूजफुल चीज को कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव हम उस चीज को कहेंगे जिसका कोई यूजफुल या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है।
ठीक है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, हैविंग अ यूजफुल एंड हेल्पफुल इफेक्ट रादर देन बीइंग नेगेटिव और विद नो पर्पस। मतलब नेगेटिव नहीं होता है या पर्पसलेस नहीं होता है, ये कोई पर्पस नहीं है, यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, प्रोडक्टिव होता है, वैल्यूएबल होता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। एंटोनिम्स फ्यूटाइल एंड वेन, दोनों का ही मतलब होता है यूजलेस, जिसका जो बर्बाद गया, व्यर्थ है, जिसका से कोई बेनिफिट, कोई एडवांटेज, कोई यूज नहीं आने वाला। ऑस्टेंसिवली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज ऊपर ऊपर से लग रही है कि कुछ है, ट्रू है, सर्टेन है, बट हो सकता है कि वो ट्रू ना हो। ऊपर ऊपर से देखने में हमें लग रहा है अभी कि सही है, बट मे बी इन्वेस्टिगेट करे, पता करे तो मे बी सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं ऑस्टेंसिवली, अपैरेंटली एंड सीमिंगली। अब एंटोनिम्स क्या हो गए, जो चीज बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल ट्रू है, ट्रूली एंड सर्टेनली। 14th इज प्रेडिकामेंट, ये नाउन है, किसी डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन को हम कहते हैं प्रेडिकामेंट, स्पेशली उस सिचुएशन को जो कि डिफिकल्ट भी है, अनप्लेजेंट भी है, और उस सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सिचुएशन से बाहर निकले, तो उस सिचुएशन को हम प्रेडिकामेंट कहते हैं, क्वांडरी कहते हैं, क्वागमायर कहते हैं। एंटोनिम्स होंगे ब्लेसिंग एंड बून। ब्लेसिंग क्या होती है, कोई चीज जो एडवांटेजियस है, फेवरेबल है। बून ब्लेसिंग का ही एक दूसरा नाम है। कॉग्निजेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज का नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होना, उसको हम अवेयरनेस भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, नॉलेज ना होना, इग्नोरेंस होना, डिसरिगार्ड होना उसका, उसको इग्नोर करना। 16th इज रेपरकशंस, ये भी नाउन है, नाउन की एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है, रेपरकशन आपका सिंगुलर होता है, उसमें एस लग गया है तो ये प्लूरल हो गया। मतलब क्या होता है, किसी भी एक्शन या इवेंट का जो बैड रिजल्ट होता है, जो बैड आउटकम होता है, जो बुरा नतीजा निकलता है किसी एक्शन का, किसी इवेंट का, उसको हम रेपरकशंस कहते हैं, रैमिफिकेशंस कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। अब चूंकि ये रिजल्ट है तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉज या रीजन। 7th इज कैटलिस्ट, ये भी एक नाउन है। कैटलिस्ट हम उस पर्सन को कहते हैं या उस थिंग को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जो चेंज लेके आता है, जिसको हम स्टिमुलस भी कह सकते हैं, इंस्टिगेटर भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, जो चेंज लेके ना आए, उल्टा बाधा डाले उसमें, यानी कि इंपेडिमेंट और हिंड्रेंस। 18th इज सैक्रोसैंक्ट, एडजेक्टिव है। सैक्रोसैंक्ट मतलब ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई सवाल उस पर उठाया नहीं जा सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सैक्रोसैंक्ट कहते हैं। हैलोड कहते हैं, रेवर्ड कहते हैं। हैलोड एंड रेवर्ड भी वही होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिस्पेक्टेड है, उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते। एंटोनिम्स होंगे वेरिएबल, ऑल्टरेबल, जिसको चेंज किया जा सकता है, जिस पे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं और उसमें नीडेड मॉडिफिकेशन चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उसको वेरिएबल एंड ऑल्टरेबल कहते हैं। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल, काफी आपने सुना भी होगा, ये तो काफी कॉमन इडियम है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कि देर रात तक काम करना। हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि यू हैव फीट ऑफ क्ले, मतलब क्या है कि कुछ गलत क्वालिटी है तुम में, बट तुम उस गलत क्वालिटी को छुपा रहे हो। हैव योर टास्क कट आउट का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट काम आपके पास है जो आपको करना है। एक इडियम है यू हैव टू ब्रेक एग्स टू मेक एन ऑमलेट। अब यू हैव टू ब्रेक एग्स टू मेक एन ऑमलेट का मतलब क्या है कि कभी कभी आपको कोई ऑब्जेक्टिव या कोई गोल पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ अनप्लेजेंट काम करने पड़ते हैं। लास्ट रिजॉर्ट हम उस चॉइस को कहते हैं जो कि बचा, बाकी सारा कुछ कर लिया गया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो जो आखिरी रास्ता होता है उसको हम कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट। और लिप सर्विस होता है, जैसे हम कब कह रहे हैं कि लिप सर्विस किसी चीज को पे करना, मतलब होता है किसी ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ये है, हम सपोर्ट करेंगे, बट हम कुछ कर नहीं रहे हैं इन रियलिटी उस चीज को सपोर्ट करने के लिए। टू सी दैट यू अग्री विद समथिंग बट डू नथिंग टू सपोर्ट इट, मतलब कि सिर्फ कह रहे हैं, कहने के लिए है, कहने की बात है, बस ऐसे कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए, तो लिप सर्विस होता है। तो ये रहा वोकैबुलरी, ठीक है। अब हम आ गए आर्टिकल पे। आर्टिकल किस पे, वाई द यंग मस्ट ड्रॉ रेड लाइन्स देयर बॉसेस कैन नॉट क्रॉस, ठीक है। यंग एंड उनके बॉसेस को लेके आज का आर्टिकल है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है छोटा सा। यू विल स्पेंड द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ वर्किंग, डोंट मेक पीस विथ बैड वर्क कल्चर। अब देखते हैं क्या है आर्टिकल। तो सबसे पहले आपको खुद से पढ़ना है पॉज कर करके। तो ये रहा पहला पैराग्राफ, ठीक है, यहां पे आपको पॉज करके पढ़ लेना है। ये रहा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये रहा लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये टोन हम बाद में देखेंगे,
अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने जब पढ़ रखा है, जब आपने पढ़ लिया होगा इस पैसेज को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी उस पर ट्राई करो क्वेश्चंस को पहले खुद से करने का। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आर्टिकल पे। क्या लिखा है, वाई द यंग मस्ट ड्रॉ रेड लाइन दे बॉसेस कैन नॉट क्रॉस। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो यंग है यानी कि वो यंग वर्कर्स है, उनको एक लाइन क्रॉस करनी चाहिए, रेड लाइन, जो उसके उनके बॉसेस क्रॉस नहीं कर सके। मतलब यहाँ पे बाउंड्री सेट करने की बात हो रही है वर्क में कि कहाँ तक वर्क करवाना सही है, क्या वर्क में एक्सेप्टेबल नहीं है। यू विल स्पेंड द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ वर्किंग। आप जो अपने लाइफ का जो सबसे मतलब यहाँ पे बेस्ट ईयर्स का मतलब है कि इंपॉर्टेंट पार्ट आप अपने लाइफ का वर्क में बिताते हो, वर्क करते हुए बिताते हो। डोंट मेक पीस विद बैड वर्क कल्चर। मेक पीस मतलब एक्सेप्ट कर लेना, तो बैड वर्क कल्चर एक्सेप्ट मत करो, ये ऑथर का कहना है। देखते हैं क्या है। Dear young friend, if you are feeling trepidation or are disturbed after hearing about the tragic death of Anna Sebastian Perel, it is understandable. अब यहाँ पे ऑथर ने सीधे रीडर को एड्रेस करते हुए कहा है कि डियर यंग फ्रेंड, ऑथर रीडर को फ्रेंड मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जो एना सेबेस्टियन पेरेल की डेथ हुई है, ट्रैजिक डेथ हुई है, बहुत दुखद उनकी जो डेथ हुई है, अगर उस न्यूज़ से आप वरीड फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो या डिस्टर्ब्ड हो, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, ये बिल्कुल ही आपकी जो फीलिंग्स है ये वैलिड है, सही है। अब उससे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एना सेबेस्टियन पेरेल की डेथ हो गई थी, बहुत ही ट्रैजिक डेथ हुई थी, मतलब वर्क के स्ट्रेस से, वर्क के उनके कल्चर के कारण उनकी डेथ हुई थी। तो उसी रिलेशन में आज का आर्टिकल है कि जहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अपने रीडर से कि अगर आपने सुना है इस न्यूज़ के बारे में और अगर आप वरी फील कर रहे हो और डिस्टर्ब फील कर रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ही जायज़ है। ऑनेस्टली इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग, और ये हार्ट ब्रेकिंग है, मतलब ऐसा न्यूज़ है जो बहुत सैड कर देता है, बहुत ही मतलब सैडनेस की फीलिंग ला रहा है सब में। आई रेड हर ग्रीविंग मदर Anita Augustine's letter to the CEO of her employer. It is poignant and written with heartfelt candor. और जब आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको उसमें न्यूज़ में पता चला होगा कि जो एना सेबेस्टियन पेरेल की जो मदर थी अनीता ऑगस्टिन, उन्होंने सीईओ को, जहाँ पे वो काम करती थी इनकी डॉटर, उनके सीईओ को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी पूरी फीलिंग्स लिखी थी, काफ़ी जो भी फैक्ट्स थे वो लिखे थे कि किस तरह से एना वर्क करती रहती थी, वर्क के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उन्हें। तो वो जो लेटर है वो बहुत पॉइगनेंट है, मतलब जो पढ़ता है उस लेटर को उसके अंदर सैडनेस आ जाती है, वो सैड हो जाता है कि किस सिचुएशन में एना सेबेस्टियन पेरेल थी और किस सिचुएशन में वो वर्क कर रही थी, कितना स्ट्रेस था उन पे वर्क का। और इट इज़ रिटन विथ हार्टफेल्ट कैंडर, और अनीता ऑगस्टिन ने पूरी ट्रुथ के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ ये लेटर लिखा है। I believe she speaks for millions of parents who anxiously wait to talk to their young ones over the weekend as the latter burn the midnight oil to build their careers. और जो अनीता ऑगस्टिन के वर्ड्स हैं वो सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं, वो उन मिलियंस ऑफ पेरेंट्स के वर्ड्स हैं जो कि हर वीकेंड पे वेट करते हैं, बहुत एंक्शसली वेट करते हैं कि उनके बच्चों से उनकी बात हो जाए। जो बच्चे रात रात तक काम कर रहे हैं अपने करियर को बनाने के लिए, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि वीकेंड पे उनसे बात हो जाएगी। तो जो भी लिखा है अनीता ऑगस्टिन ने लेटर में, वो सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं, उन सारे मिलियंस ऑफ पेरेंट्स के वर्ड्स, उनकी खुद पेरेंट्स की फीलिंग्स है। This is an opportune moment for plain speaking as I am part of the corporate universe. और ये जो ऑथर है इस मोमेंट को बता रही, काफ़ी सही मोमेंट है इस चीज़ पे बात करने की, कॉर्पोरेट कल्चर पे, कॉर्पोरेट यूनिवर्स पे बात करने की। फर्स्ट डिस्क्लोजर, यहाँ पे उन्होंने एक डिस्क्लोजर दिया है, अपने बारे में एक बात कही है। आई हैव इन द पास्ट ऑल्सो बीन अ हार्ड वायर्ड वर्कोहॉलिक। बता रही है कि ऑथर पास्ट में वो भी एक वर्कोहॉलिक थी, वो भी बहुत ज़्यादा वर्क करती रहती थी, बहुत ज़्यादा टाइम उनका वर्क में ही जाता था। एंड आई डिड एक्सपीरियंस बर्न आउट विच हैड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मी। और ये जो उनका नेचर था वर्कोहॉलिक होने का, बहुत ज़्यादा वर्क करने का, इनकी वजह से उनको बर्न आउट भी हुआ था। देखो बर्नआउट क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा ये कहूँ तो मैं एक फटीग हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस, जहाँ पे आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है। ये जनरली तब होता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा खुद को एक्सर्ट कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हो।
तो वो बर्नआउट का सिचुएशन इन्होंने एक्सपीरियंस किया। सो आई गेस आई हैव अर्न द राइट टू शेयर विथ यू माई व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। और ये कह रही है कि चूंकि ये भी पास्ट में वर्क कल्चर का पार्ट रही है, वर्कहॉलिक रही है, काफ़ी टाइम इनका वर्क में गया है और इनको बर्नआउट भी हुआ है, तो ये खुद को समझ रही है कि हाँ मेरे पास राइट है क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। ऑथर कह रही हैं कि क्या वो भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हैं, तो हाँ वो इस सिचुएशन को समझ सकती है और उनके पास राइट है कि वो अपने ओपिनियंस इस सब्जेक्ट पे शेयर करे। If you are cynical about the grand mission vision statements framed in corporate boardrooms, you are totally justified. अब यहाँ पे फिर से बता रहे हैं उन वर्कर्स को लेके जो वर्कर्स काम करते हैं किसी भी कंपनीज में, तो उस कंपनीज का एक विजन और मिशन स्टेटमेंट होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें कंपनी ये लिखा होता है कंपनी में कि क्या वो अचीव करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा आप वर्कर हो, ठीक है, जो कि सेनिकल है, जो कि बिलीव नहीं कर पा रहा है मिशन या विजन स्टेटमेंट्स में, थोड़ी सी सेल्फिशनेस वाली उसमें फीलिंग आ रही है कि ये सेल्फिशनेस के नेचर से लिखा गया है, ठीक है, तो यू आर टोटली जस्टिफाइड। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, तो आपके डाउट्स बिल्कुल जायज है। CEOs आर ऑब्सेस्ड विद देयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिजल्ट। जो CEO होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं कंपनीज में, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो ऑब्सेस्ड हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिजल्ट से। मतलब उनको सिर्फ रिजल्ट से, परफॉर्मेंस से ही मतलब होता है। Also with rapid change, short termism is in, it is the employees who become collateral damage। और जो कि रैपिड चेंज हो रहा है और शॉर्ट टर्मिज्म यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स पे अब ज़्यादा फोकस होने लगा है, तो एम्प्लॉयज़ कोलैटरल डैमेज बन गए। अब देखो कोलैटरल डैमेज क्या होता है, जनरली एक मिलिट्री का टर्म है। और जब वॉर हो रहा होता है तो वॉर में क्या होता है, दो पार्टीज लड़ रहे होते हैं, बट सिर्फ सोल्जर्स ही इंजर्ड नहीं होते हैं, सोल्जर्स का ही लॉस नहीं होता है, उस वॉर में लोगों का लॉस भी होता है, सिविलियंस पे भी लॉस होता है। तो उन सिविलियंस पे जिनकी डेथ होती है उनको कोलैटरल डैमेज कहा जाता है। तो यहाँ पे इस टर्म का यूज़ करके वो ये बता रहे हैं कि जो ये CEO का ऑब्सेशन है परफॉर्मेंस के लिए और जो वो मेजर्स लेते हैं परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने के लिए, तो उसका इनडायरेक्ट जो लॉस होता है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है। जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, जो बैड इफेक्ट होता है, वो एम्प्लॉयज़ पे होता है। Anna appears to have been a victim of this radioactive environment। और इस environment को क्या बता रहा है, ये जो environment बन जाता है एक वर्क प्लेस पे जहाँ पे CEOs बस ऑब्सेशन है उनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस से उनको, और उस का रिजल्ट, उसका जो डैमेज है वो एम्प्लॉयज़ को आता है। तो इस इन्वायरमेंट को ऑथर ने रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट कहा है। जिसे रेडियो एक्टिव कैसे होता है, कोई चीज़ आपके लिए हार्मफुल होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, तो वैसे इन्वायरमेंट हार्मफुल होता है। और एना इसी इन्वायरमेंट का शिकार बन गई थी, विक्टिम बन गई थी, जिसमें उनकी लाइफ भी चली गई। The irony is that most of us CEOs are high on platitudes। Irony मतलब एक देखो बात सिचुएशन क्या है कि ज़्यादातर CEOs जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेटिट्यूड्स को, जो बड़े बड़े कथन है, बोलने की बातें, उन पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ बोलते हैं। क्या कहते हैं, कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट इज ए पॉपुलर क्लिशे। बहुत सारे CEOs ये बात कहते हैं कि कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि कल्चर की वैल्यू ज़्यादा है स्ट्रैटेजी से, तो हमें कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आइडिया है क्योंकि यहाँ पे ये कल्चर पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी पे ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को डैमेज हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू द बॉटम लाइन, मैनी ऑफ अस आर गिल्टी ऑफ ट्रीटिंग आवर टीम्स लाइक रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ रियल पीपल। अब यहाँ पे क्या है, जब बात कहने की आती है, बॉटम लाइन की बात आती है, तो हम में से बहुत लोग गिल्टी हैं, हम में से बहुत लोगों ने अपने टीम्स को यानी अपने लोगों को रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया है, पीपल की तरह ट्रीट नहीं किया है, रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया। मतलब हमने चाहा है कि उनसे जितना ज़्यादा हो सके बेनिफिट ले लो, जितना ज़्यादा हो सके उनसे वर्क ले लो, उनके वेलबींग के बारे में हमने नहीं सोचा है। और यहाँ पे ऑथर ने अपनी बात भी कही कि कहीं ना कहीं वो भी खुद को गिल्टी मानती है इस तरह के एनवायरनमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करने का। Orders for summary sacking of people to boost profits and satisfy shareholders is the primal obsession of most business honchos। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत प्रॉफिट बूस्ट करने के लिए या जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बार क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, सैक कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। और ये तो एकदम से नया ऑब्सेशन ही बन गया है बहुत सारे बिजनेस मैनेजर्स का कि अगर उनको प्रॉफिट बढ़ाना है, अगर उनको शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, तो एम्प्लॉयज़ को फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, ले ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये तो ऑब्सेशन भी बन गया है, बहुत सारे बिजनेस मैनेजर्स ऐसा कर रहे हैं।
But as a young recruit with a brilliant career ahead of her, how can you challenge this ossified workplace dynamic? और फिर यहाँ पे ये ऑथर बता रही है कि अगर जैसे आप एक यंग रिक्रूट हो, अभी आपने ज्वाइन किया है वर्कफोर्स को, और आपके पास पूरा बहुत अच्छा करियर आपको बनाना है, अपने आगे पूरा करियर आपका है, तो आप ये जो रिजिड सा डायनामिक बन गया वर्क प्लेस पे, ये जो सिचुएशन एनवायरनमेंट बन गई, इसको कैसे चैलेंज करोगे आप? Firstly, please don't fall for the headline-making statements of a Jack Ma or other biggies. The 996 work culture and 70 hours a week, etc. पहले तो उन्होंने ये कहा अगर आपको चैलेंज करना है तो सबसे पहले जो भी बड़े बड़े मैनेजर जो स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे हाल ही में मैनेजर ने स्टेटमेंट दिया कि 70 आवर्स एक हफ्ते में 70 आवर्स वर्क करना जरूरी है, तो इन स्टेटमेंट्स को पे तो ध्यान नहीं देना है, इन स्टेटमेंट्स पे रिलाई बिल्कुल नहीं करना है आपको. Avoid like the plague corporation that treat work-life balance as irritant to a growth mindset. और आपको उन कॉर्पोरेशंस को, उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को अवॉइड करना है, नहीं जाना है, जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को एज अ हिंड्रेंस समझते हैं, इरिटेंट समझते हैं, एक बैरियर समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट के लिए. कि अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर आपको ग्रोथ लाना है, अपना करियर डेवलप करना है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस तो भूल जाना चाहिए. अगर कोई कॉर्पोरेशन ये माइंडसेट रखता है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं वैल्यू कर रहा है और कह रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऊपर से ये एक डिसएडवांटेज है, एक बैरियर है ग्रोथ माइंडसेट के लिए, तो उसको तो आपको बिल्कुल भी एक प्लेग की तरह, एक डिजीज की तरह अवॉइड कर देना है. दे हैव गॉट देयर प्रायोरिटीज रॉन्ग, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज रॉन्ग है. उन कॉर्पोरेशंस की जो इंपॉर्टेंस, किसको इंपॉर्टेंस देना है, वो गलत चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. सेकेंडली, CEOs and senior managers are not gods. They have feet of clay like everyone else. एक और बात उन्होंने यहाँ पे ये कही कि जो CEOs है, जो सीनियर मैनेजर हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, नॉलेजेबल वो होते हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव कर रखा है, बट हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि वो गॉड्स नहीं है. उनके भी फीट ऑफ क्ले होते हैं, मतलब उनमें भी नेगेटिव क्वालिटीज़ होती है, उनमें भी फ्लॉज होते हैं, मिस्टेक्स वो भी करते हैं, जैसे कि सब करते हैं, हम सब करते हैं. तो चैलेंज देम, उनको चैलेंज करो. अगर वो आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप वहां पे अपनी आवाज को उठाओ. द रीजन कंपनीज आर इंक्रीजिंगली कैलस इन देयर वर्कफोर्स मैनेजमेंट इज दैट इंडिया हैज अ ह्यूज जॉब क्राइसिस. द एक्सेस सप्लाई मेक्स द नेगोशिएटिंग रूम लॉपसाइडेड. और जो रीजन क्या है, कंपनीज जो इतनी कैलस हो गई है कि वो, कैलस का मतलब हमने पढ़ा अभी कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में केयर नहीं करना है. तो जो कंपनीज हो गई है जो अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने वर्कफोर्स की फीलिंग्स के बारे में केयर नहीं करती है, इसका रीज़न क्या है कि इंडिया में एक ह्यूज जॉब क्राइसिस है. बहुत बड़ा जॉब क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, मतलब कि वर्कर्स ज़्यादा हैं, जॉब्स कम है. जहाँ वर्कर्स ज़्यादा है, जॉब्स कम है, तो वहाँ पे वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम हो जाती है. वो ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं कर सकते एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि उनको वर्क चाहिए होता है. अगर वो नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा. तो यहाँ पे ज़्यादा पावर कंपनीज के पास होता है. और ये एक रीज़न है कि कंपनीज क्यों इतनी ज़्यादा वर्कर्स के वेलबींग की तरफ ध्यान नहीं देती है. बट दैट डज नॉट मीन दैट कंपनीज कैन इग्नोर द कार्डिनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट. बट इसका मतलब ये नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा वर्कर्स है, बहुत ज़्यादा लोग काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो रूल्स है एंगेजमेंट के उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो. जो वेलबींग है एम्प्लॉयज़ का, उनको उसको डिसरिगार्ड करना स्टार्ट कर दो. आई थिंक दिस इज परफेक्ट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉय एक्टिविज्म. फिर ऑथर ये भी कह रहे कि ये बिल्कुल सही समय है. कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉय एक्टिविज्म का मतलब कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को अब एकजुट हो जाना चाहिए और ऐसा कुछ एफर्ट लगाना चाहिए जिससे कुछ बेनिफिट हो, इस डायरेक्शन में कुछ हेल्प हो एम्प्लॉयज़ का, इस डायरेक्शन पे. इंडियाज यंग डिजर्व अ वॉइस इन ऑफिस एनवायरनमेंट और कल्चर ऑडिट्स. कि यहाँ पे इंडिया के जो यंग वर्कर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है, उनको वो डिज़र्व करते हैं एक वॉइस. मतलब कि ऑफिस एनवायरनमेंट में या कल्चर ऑडिट्स में उनकी बात सुनी जाए, उनके नीड्स को, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, वो ये डिज़र्व करते हैं. An offsite to a beach destination, the Diwali sweet boxes, secret Santa gifts and birthday cake cutting with all their good intention do not suffice. बहुत कंपनी में जैसे होता है कि एम्प्लॉयज़ को की छुट्टी पे लेके चले गए, या दीपावली में स्वीट के मिठाई के डब्बे दे रहे हैं, या सीक्रेट सेंटा, क्रिसमस में सीक्रेट सेंटा हो रहा है तो वहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, या बर्थडे में केक कटिंग करा रहे हैं. तो चलो ये इन सब का मे बी इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन इतना करना ही बस बहुत ज़्यादा
ये नहीं कि इतना कर दिया बहुत हो गया, नहीं, उनको उनके प्रॉब्लम्स को सुनो, एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को सुनो, उनके वॉइस को सुनो, उनके नीड्स को सुनो, उन पे केयर करो, ये भी करना है आपको। ये नहीं कि बस इतना सारा कर दिया कि हाँ चलो वहाँ पे छुट्टी पे लेके चले गए, दीपावली में मिठाई दे दिया, क्रिसमस में गिफ्ट दे दिया, केक कटिंग करा दी बर्थडे में, तो हो गया, इतना ही करते हैं हम एम्प्लॉय के लिए, इतना करना। इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे ऑथर ने। वॉट वर नीड्स मोस्ट इज टू बी हर्ड, सबसे ज़्यादा जरूरी किस चीज़ की है कि उनकी वॉइस को, उनकी बातों को सुना जाए। If the corner office does not heed your request, you have your task cut out। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपकी ऑफिस आपकी बात नहीं सुन रही है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुन रही है, तो आपको एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है आगे। Freshers invariably get a raw deal. They are viewed as dumpsters and told that they need to do whatever is asked, ostensibly to make them rock solid for the future। सबसे खराब जो सिचुएशन वो फ्रेशर्स के लिए होता है, उनको एक रॉ डील दी जाती है, जो डील उनके फेवर में नहीं होती है, उनको डंपस्टर्स की तरह देखा जाता है, और ये कहा जाता है कि जो भी कहा जा रहा है वो किया करो तुम। फ्रेशर्स को जो भी टास्क दिया जा रहा है उनको करना है। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर के लिए ट्रेन करना। ये ऐसे माना जाता है कि बोलते हैं कि हम फ्रेशर्स को जो चाहेंगे वो करवाएंगे, जितना टास्क देंगे फ्रेशर को करना है, क्योंकि उनको फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। दिस इज अ लोड ऑफ रबिश एज एनास केस एक्सपोजेस। ये जो बातें हैं कि फ्रेशर डंपस्टर्स हैं और फ्रेशर्स को डंपस्टर की तरह देखा जाता है, और देन एंड ये कहा जाता है कि उनको जो भी दिया जाए वो काम करो, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए उसको रेडी करना है, ये बेकार की बातें हैं ऐसा और कहा। क्योंकि एना का जो केस है ये दिखाता है कि कैसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड किसी के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट कर सकता है, जिससे इसकी लाइफ भी डेंजर। तो ये करना कि प्रेशर को देते जाएंगे वर्क और जो चाहेंगे वो करवाएंगे उससे, क्योंकि हमें उनको फ्यूचर के लिए रेडी। You can't afford to have a repeat of that। अब ऑथर ये भी कह रहे हैं कि हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो एना के साथ हुआ फिर किसी और के साथ ना हो, ये सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो। बट यू हैव टू ब्रेक एग्स टू मेक एन ऑमलेट, स्पीक अप एंड डू सो फीरियसली। अब यहाँ पे ऑथर ने एक मीडियम का यूज किया है। उन्होंने कहा है कि अब आपको अगर को ऑमलेट बनाना है तो एक्स्ट्रा होने पड़ते हैं ना, मतलब कोई चीज़ आपको अचीव करनी है तो थोड़ा बहुत अनप्लेजेंट टास्क जो आपको लग रहा है कि अनप्लेजेंट आपके लिए डिफिकल्ट है वो तो करना पड़ेगा आपको। वहां पे स्पीक अप, आप अपनी आवाज उठाओ, वहां पे अगर गलत हो रहा है आवाज उठाओ और बिना डर के आवाज उठाओ। मैनेजिंग स्ट्रेस इज द लास्ट रिजॉर्ट, व्हाई शुड यू बी फोर्स्ड इनटू दैट प्रेडिकेमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। जो कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस मैनेज करो, तो स्ट्रेस मैनेज करना तो सबसे लास्ट ऑप्शन है। स्ट्रेस को लाना ही क्यों है, अपने को उस सिचुएशन में डालना ही क्यों है कि स्ट्रेस आए। स्ट्रेस मैनेज तो बात की बात है कि स्ट्रेस होगा तो हमें उस सिचुएशन में खुद को डालना ही नहीं है कि स्ट्रेस आए। रेस्ट assured, however, that most leaders will take cognizance of the repercussions of what happened to Anna। अब यहाँ पे तो इसकी एक ही बात ये है कि जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो एना के साथ क्या हुआ और उसका रिपरकशन क्या हो सकता है उसके बारे में उनको पता है, तो मे बी वो थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ एफर्ट लेंगे। Her sad death will be a catalyst for change। जो डेथ हुई है एना की वो एक कैटलिस्ट बनेगी, चेंज लाएगी। ठीक, वी ओ हर दैट। अब जो एना ने अपनी लाइफ के साथ जो सैक्रिफाइस दिया है तो हमें इतना बनता है कि हम भी कुछ एफर्ट करें और सिचुएशंस को चेंज करें। द टाइम फॉर कॉस्मेटिक लिप सर्विस टू एम्प्लॉई हेल्थ इज ओवर। जो कॉस्मेटिक लिप सर्विस हम कर देते हैं, लिप सर्विस क्या होता है बस बोलना, कुछ करना नहीं। तो हाँ एम्प्लॉय के हेल्थ को लेके हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे और करना कुछ नहीं है, तो वो टाइम खत्म हो गया। अब हमें एक्शंस करने होंगे। द हाईएस्ट intangible cost that no one measures is the mental health toll on the employees of a poisonous office space। You will spend the best years of your life working and thus cannot afford to compromise here। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जो दिखता नहीं है, इंटेंजिबल होता है, दिखता नहीं है, बट सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट जो पड़ता है एक पॉइजनस ऑफिस स्पेस का, एक टॉक्सिक वर्क कल्चर का, वो एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और चूंकि एम्प्लॉयज को अपना बहुत ज्यादा टाइम तो वर्क पे बिताना है, बहुत सारा साल, काफ़ी साल तो वो वर्क करते ही करते हैं, वर्क प्लेस में रहते ही रहते हैं, तो यहाँ पे आप मेंटल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।
The corporate brand may look prepossessing from the outside, but what matters for you is what is going on within. बहुत सारे ब्रांड ऐसे जो नाम जिनका नाम बहुत बड़ा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, एम्प्लॉयज़ वहाँ उस ब्रांड के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो मे बी प्रीपोजेसिंग अच्छा लग सकता है आउटसाइड से, बट मैटर क्या करता है कि अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है. Periodically ask yourself, is it worth it? What matters most is that you should feel respected. There should be a red line your boss cannot cross without your explicit permission. अब periodically यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि बार बार जब वर्क करो तो खुद से पूछो कि क्या ये वर्थ इट है, मैं यहाँ पे इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, इतना वर्क कर रहा हूँ, जो वर्क प्रेशर है, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये इतना जरूरी है कि मैं अपने मेंटल हेल्थ से, फिजिकल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लूँ. What matters most is that you should feel respected. सबसे ज्यादा मैटर आपकी रिस्पेक्ट करती है कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें. एक रेड लाइन, एक बाउंड्री होनी चाहिए जो आपके बॉस क्रॉस नहीं कर पाए बिना आपके परमिशन के. योर हॉलीडे शुड बी सैक्रोसैंक्ट. आपके हॉलीडे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए. एंड योर वैल्यूज शुड नेवर बी अप फॉर अ ट्रेड ऑफ. हॉलीडे शुड बी सैक्रोसैंक्ट मतलब कि अगर आप छुट्टी पे हो तो ऐसा नहीं कि आपको आपके सीनियर्स कांटेक्ट कर रहे हो, आप छुट्टी पे वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी हॉलीडेज आपके सैक्रोसैंक्ट है, वो टाइम आपको खुद को देना है. और आपके वैल्यूज है, जिस चीज पे आप बिलीव करते हैं, जो आपके आइडियाज हैं, उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी चीज के. इफ योर कॉन्शियंस से नो, जस्ट क्विट. कंपनीज लीड व्हेन एट्रिशन राइजेस. अगर आपको लग रहा है, अगर आपके अंदर की आवाज कह रही है कि नहीं ये गलत है, तो क्विट कर दो. कंपनीज ब्लीड व्हेन एट्रिशन राइजेस. जब बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज, एट्रिशन क्या होता है, कितने एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं कंपनी, जब बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज छोड़ के जाने लगते हैं तो कंपनी को ही लॉस होता है. इट विल बी द बेस्ट थिंग यू विल हैव डन. तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपको कॉन्शियंस कह रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आप छोड़ दो. खुद को आप एक फेवर करोगे, आप सबसे बेस्ट काम करोगे उस सिचुएशन में. नो वन शुड एवर टेक यू फॉर ग्रांटेड. कि कोई भी ऐसा नहीं हो जो आपको ग्रांटेड ले ले और आपकी वैल्यू ना करे. नो वन, कोई भी नहीं. आई थिंक एना वुड लाइक दैट. अब यहाँ पे ऑथर ने एंड किया ये कहते कि अगर आप ये सब करते हो तो एना को अच्छा लगेगा. तो ये था आज का आर्टिकल. अगर हम टोन की बात करें तो एम्पैथेटिक है, क्रिटिकल भी है. एम्पैथेटिक इसलिए है क्योंकि जो अभी मेंटल और इमोशनल स्टेट है एम्प्लॉयज का, उसके तरफ ऑथर ने कंसर्न दिखाया है, उसको समझा है. क्योंकि ऑथर खुद वर्कफोर्स में है तो वो उस सिचुएशन को समझ सकती है. क्या मेंटल और इमोशनल स्टेट होता है एम्प्लॉयज का जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस चीज को खुद समझ सकती है, वो एम्फेसाइज कर सकती है. इसलिए टोन एम्पैथेटिक भी है. स्पेशली कि एना के केस के साथ वो बहुत रिलेट कर सकती है. ठीक है, वो वर्कर्स के साथ है. हमें आर्टिकल पढ़ के भी लगा कि वो वर्कर्स के साथ है, वो वर्कर्स का साइड ले रही है, उनके फीवर में उनके साइड से कह रही है, बातें कह रही है, उनको बता भी रही है क्या सही करना चाहिए उनको उन सिचुएशन में. क्रिटिकल भी है. क्रिटिकल किस लिए, क्योंकि उन्होंने सीईओ को, कॉर्पोरेट कल्चर को, जो वो परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, बड़े बड़े टैगलाइंस तो देते हैं बट कभी एक्शन नहीं लेते. यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है. What does the author mean by the phrase cosmetic lip service in the context of this one? Cosmetic lip service का जो यूज किया है, फ्रेज का यूज किया है ऑथर ने, क्या उनका क्या मतलब क्या पर्पस था, क्या मतलब है, क्या मीनिंग. कंपनीज टू केयर अबाउट एम्प्लॉय हेल्थ विदाउट टेकिंग रियल एक्शन. कंपनीज बस प्रिटेंड करती है कि हाँ हम मोटिवेशनल स्पीच हो रहा है. स्ट्रेस की बात करनी थी कि मैनेज करना है स्ट्रेस को, तो खुद को स्ट्रेस के सिचुएशन में डालना है कि पहली प्लेस में. तो यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है. ठीक है, तो हेल्थ के सिचुएशन में कॉस्मेटिक लिप सर्विस का मतलब यही होगा कि वो ऊपर ऊपर से बोल देते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते. अब यहाँ पे मोरल बूस्ट करने की बात नहीं हो रही है. मोरल के मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिप सर्विस का यूज नहीं हुआ है. सुपरफिशियल वेलनेस प्रोग्राम दैट एम्प्लॉइज डोंट टेक सीरियसली. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ब्लेम एम्प्लॉइज को कर दिया गया है, बट ब्लेम किसको किया गया है? ब्लेम दिया गया है एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, जो सिर्फ बोलती है करती नहीं है.
ये नहीं कि वेलनेस प्रोग्राम्स जो सुपरफिशियल हैं और ऐसे वेलनेस प्रोग्राम है जो कि ज़्यादा यूज के नहीं है, यूजलेस वेलनेस प्रोग्राम है, बट ये कहना कि एम्प्लॉयज ही नहीं कर रहे सीरियसली टेकना, तो ये तो ब्लेम एम्प्लॉयज पे डाल देना हुआ, जो कि गलत है इसके कॉन्टेक्स्ट में। पब्लिक फिगर्स एडवोकेटिंग फॉर अनहेल्दी वर्क कल्चर लाइक द 996 सिस्टम। अब देखो, इसकी बात तो हुई है, पब्लिक फिगर्स जो बात कर रहे हैं कि 70 आवर्स का वीक, 70 आवर्स का वर्क वीक होना चाहिए और 996 वर्क कल्चर होना चाहिए, इन्होंने कहा तो है। पब्लिक जो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जैकमा एंड अदर बिगीज, यानी कि मैनेजर्स की बात हुई है, जो पर्सनालिटीज है वर्क प्लेस पे, जो पर्सनालिटीज जिनको मानते हैं उनकी बात हुई है। पर क्या इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है? नहीं, वो बात बहुत दूर कही है ऑथर ने, इस रिलेशन में नहीं कही है। कॉस्मेटिक लिप सर्विस का उन्होंने यूज किया है हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी गलत हो। और ये भी उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा है, जो ये बोला है कि पर्क्स दे देती है, जैसे हॉलीडेज पे ले गए या गिफ्ट्स दे दिया, तो ये कहा है उन्होंने कि उनकी बात सुनो। इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि उनकी बात सुनने की जरूरत ज्यादा है, उनके जो उनके प्रॉब्लम्स है, उनके जो खुद ओपिनियंस है, उनको सुनने की जरूरत ज्यादा है। तो बच्चा ये वाला, और यही करेक्ट आंसर भी है आपका, ठीक है। व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई बाय स्टेटिंग मैनेजिंग स्ट्रेस इज द लास्ट रिसॉर्ट? ऑथर ने ये कहा है कि मैनेजिंग स्ट्रेस इज द लास्ट रिसॉर्ट। क्या कहना चाह रही है हमसे? स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एन एम्प्लॉय कैन हैव। देखो, मैनेजिंग स्ट्रेस इज द लास्ट रिसॉर्ट अगर हम फिर से पढ़ें, कहाँ पे? ये रहा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रेस मैनेज करना सबसे लास्ट रिसॉर्ट है, मतलब सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जब तुमने सारे ऑप्शंस खत्म हो गए तुम्हारे, पहला क्या होना चाहिए? तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि स्ट्रेस ऐसे सिचुएशन में खुद को डालो ही मत कि स्ट्रेस आए, यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचना। स्ट्रेस मैनेज करना तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे मैनेजिंग स्ट्रेस को सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी गई, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम नहीं मानेंगे। Employers should prioritize avoiding toxic work environment rather than just managing stress। हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि ऑथर ने कहा भी है कि खुद को डालना है कि वो उस इन्वायरमेंट में, तो एम्प्लॉयज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट से बचे, सिर्फ स्ट्रेस मैनेज पे ध्यान ना दे, क्योंकि वो तो लास्ट ऑप्शन है। कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे लास्ट ऑप्शन है। तो ये कहना है कॉर्पोरेशन को बिल्कुल नहीं मानेंगे कि स्ट्रेस तो हर करियर में होगा, और एम्प्लॉयज को उनसे उसके अकॉर्डिंग अडैप्ट कर लेना चाहिए। प्रमोटिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ये सब कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही है, और ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि मैनेजिंग स्ट्रेस लीस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर हमने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें पता था कि मैनेजिंग स्ट्रेस लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बाकी के ऑप्शन सब स्ट्रेस मैनेजमेंट को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो ऐसे ही गलत हो गए। तो बच्चा ये कि नहीं प्रायोरिटाइज करना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को, क्या करना चाहिए कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट्स को ही बचे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करोगे, ठीक है। आर्टिकल आपने पढ़ लिया, समझ लिया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो, इम्प्रूव करते रहो और अच्छे रहो। थैंक यू।